नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाक़ात ने लोगों को खौफ व हरासा में मुब्तला कर रखा है। मिलिटेंट, आम आदमी, पुलिस एहलकारों, अकलीत व माइग्रेंट मुलाजमीन को निशाना बना रहे हैं। गुज़श्ता दिनों PM पैकेज मुलाजिम राहुल भट्ट की चाडोरा में हिलाकत के बाद से कश्मीरी पंडित सरापा एहतजाज है। कल कुलगाम में एक टीचर के कत्ल वाक़े से इनके एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ गई है। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन वादी में खुद को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। उन्हें किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है और वो अपनी जान की कीमत पर कश्मीर में खिदमात अंजाम नहीं दे सकते। हालांकि LG इंतज़ामिया की जानिब से इन मुलाजमीन को महफूज माहौल फराहम करने का यकीन दिलाया जा रहा है, ताहम इससे वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। LG का कहना है कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की हिफाजत को बढ़ाया जाएगा और उनको क्वार्टर्स की तामीर के अमल में तेज़ी लाई जाएगी, लेकिन PM पैकेज मुलाजमीन इस बात पर बज़िद हैं कि उन्हें दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इनके मुताबिक दीगर मुतालबात के लिए कोई तरजीह नहीं रखते जब तक कि इनकी सिक्योरिटी की तशवीश को दूर नहीं किया जाता। आज इसी मौजू पर जेके खास में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले हम चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे रिपोर्टर ज़हूर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। जी, अभी ज़हूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ समीर भट्ट जुड़े हैं, वो सांबा में इस वक्त मौजूद हैं। उनसे तफसील जानते हैं कि मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। समीर जी, आप बताइए इस वक्त कैसा माहौल है वहाँ पर, और इस वक्त जो टारगेट किलिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो आम शहरी लोगों में और ख़ासकर जो मुलाजमीन हैं, माइग्रेंट मुलाजमीन हैं, उनमें काफ़ी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आम शहरी भी जो हैं वो खौफ व हरासा में हैं। तो आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हमें वहाँ के माहौल से तफसीलात दे सकते हैं कि किस तरह का माहौल है वहाँ? देखिए इरफान, मैं आपको बता दूं, कल सुबह से ही हम के घर में हैं, रजनी बाला के घर में हैं, और लेट रजनी बाला के घर में, और जाहिर तौर पर यहाँ दुख, मातम और गुस्से का एक जिसको हम कहेंगे कि कल से हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम आज की बात करें तो उनका फ्यूनरल हो चुका है, लेकिन जो गुस्सा है लोगों में वो बरकरार है। हर तरफ से एहतजाज हो रहे हैं। आपने देखा जम्मू पठानकोट जो नेशनल हाईवे उसको कितनी देर तक जाम रखा गया, और ये इसलिए ये गुस्सा इसलिए है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इन PM पैकेज एम्प्लॉयज़ और साथ साथ में जो जम्मू के जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके लिए कोई भी उसके पास कोई भी एक ठोस हिकमत अमली नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। ये लोग बराबर तशवीश में हैं, और उनकी तशवीश का कारण ये भी है कि जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही है उसमें जो मिलिटेंट्स हैं वो किसी को देख नहीं, वो हर एक को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का है। और अब जिस तरह से रजनी बाला को कल उन्होंने टारगेट किया है, उसके बाद जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं माइनॉरिटी तबके से, वो उनमें भी तशवीश फैल गई है। पहले KP एम्प्लॉयज़ जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जगह जगह पे वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से जो कश्मीर में काम कर रहे जम्मू के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जिस तरह से एहतजाज किया, इससे एक साफ दिखता है और दर्शाता है कि जो तशवीश की लहर है, जो खौफ का माहौल है वो हर एक के जहन में है। जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, उनके जहन, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है, सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, ये भी पता नहीं कि अगर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, कल क्या होगा, ये कहते हैं। और मेरे साथ वो जुड़ेंगे, अभी आपसे बात भी करेंगे। ये कह रहे हैं कि हमें ये बताइए कि हम अपनी जान प्यारी है कि नौकरी करें, हम नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर सरकार 370 को हटा सकती है, जो इम्पॉसिबल लगता था कभी, तो इनकी ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकती है? उस सरकार को सोचना पड़ेगा कि इनकी सिक्योरिटी, इनकी सेफ्टी इसी में है कि जब तक कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं होते, इन्होंने बहुत सालों से वहाँ काम किया है, बहुत सालों से वो काम कर रहे थे, लेकिन तब ये माहौल नहीं था। आज का माहौल डिफरेंट है। ये कहते हैं कि माहौल अगर ठीक होगा कल वे दोबारा जा सकते हैं, लेकिन इस माहौल में काम करना, लगातार कंटिन्यूअसली जो है लगातार जो है टारगेट किलिंग की जा रही है, निशाना बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
हमारे साथ प्रोग्राम में आर के भट्ट, सदर यूथ ऑल इंडिया कश्मीर समाज मौजूद हैं, और हमारे साथ ही जुड़ेंगे आज सीनियर लीडर सुरेंद्र अंबरदार जी, बीजेपी सीनियर लीडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मनोज कोल, एडिटर जम्मू कश्मीर, भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मनोज जी। देखें, जिस तरह से इरफान आज हमने देखा कि कश्मीर वैली के अंदर जितने भी माइग्रेंट कैंप्स हैं जहां पर पीएम पैकेज के तहत रहने वाले मुलाजमीन रहते हैं, वो आज भी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैंपों के बाहर सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ हैं उनका ये कहना है कि वो जल्द से जल्द जम्मू उन्हें मुंतकिल किया जाए, या फिर वो एन मास माइग्रेशन करेंगे। सरकार की तरफ से फ़िलहाल उस पर कोई ठोस फैसला आया नहीं है। सरकार का ये बार बार कहना है कि वो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ हूँ या बाकी के जो मुलाजमीन हैं जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे। तो मैं आर के भट्ट के पास जाना चाहूँगा। भट्ट साहब, आप जो हैं काफ़ी काम किया आपने, आप माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी जुड़े रहे हैं। जिस तरह के हालात अभी पैदा हुए हैं कश्मीर वैली के अंदर, हमने देखा कि जो टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला है वो अभी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं उनका ये कहना है कि उन्हें मुंतकिल किया जाए जम्मू कश्मीर से बाहर, जबकि सरकार का ये कहना है कि सिक्योरिटी वहाँ उन्हें फराहम की जाएगी। आखिर रास्ता क्या है? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए ताकि माइग्रेंट्स की हिफाजत भी यकीनी बने और वो एक अच्छे माहौल में कश्मीर में काम कर सके? भट्ट साहब बात कर रहे हैं उसमें तो ये बात साफ जाहिर हो रही है कि किसी भी माइनॉरिटी को बाहर जाके ऑफिस में रह के या घर में भी किलिंग हो सकती है। ये तो साफ क्लियर है कि ऐसी माइनॉरिटी के ऊपर इस टाइम डायरेक्ट किलिंग्स हो सकते हैं, इसको कोई हम रोक नहीं सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा भी इसमें अप्रहेंशन रहता है। और दूसरा, जितने भी एम्प्लॉयज कश्मीर में हैं वो जब ऑफिस जाएंगे या कोई भी अपने काम पे जाएंगे, अगर सही माने में भी उनके राइट लेफ्ट में कोई चला जाता है तो ये मन में भावना पैदा होती, पता नहीं ये इंसान कौन है इसके, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जिनकी किलिंग्स हो रही है उनके पास छोटा सा एक पिस्टल है, वो जेब में उसको छुपा के किसी को भी किसी टाइम पे किलिंग कर सकते हैं। तो जब मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूं इसको, मैं ये मानता हूं कि जब 2010 से कश्मीरी पंडित नौजवानों ने कश्मीर जाने का एक इनिशिएटिव किया तो हम भी यही मान के चले हैं कि कश्मीर का, आप देख रहे हैं अभी गुपकार का जो जॉइंट एक्शन फोर्स है, वो लोग भी ये बात को मानते हैं कि वाजपेयी जी ने कश्मीर के लिए कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का स्लोगन दिया, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्या कश्मीरी पंडित आज की डेट में कश्मीर में जमहूरियत या इंसानियत के दरमियान जी रहा है? नहीं जी रहा है। क्या वह लोग बाहर आएंगे सड़कों पे, इन लोगों को कंडेम करेंगे जो इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं और माइनॉरिटी लोगों को वहां पे मारा जा रहा है? वो लोग बाहर जब तक नहीं आएंगे, मेजॉरिटी कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और वो सब लोग जो ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर में कश्मीरियत इनकम्प्लीट है कश्मीरी पंडितों के बगैर, उनको खुल के वापस आना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती जी जो एक्सेप्ट करते हैं वाजपेयी के स्लोगन को, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बाहर आना है, उन तत्वों के खिलाफ लड़ना है जो कश्मीरी पंडित का जीना वहां दोबारा से खराब करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं यहां बसे। लिहाजा आर के भट्ट साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, क्या जम्मू कश्मीर में 90 जैसे माहौल जो है वो दोबारा 90s का माहौल दोबारा आ रहा है? क्योंकि लगातार जो है टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और जो खास तौर पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी की पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर को लेकर है वो क्या फेल नजर आ रही है? देखिए, हकीकत यह है कि 10 साल से तो हम वहां रह रहे थे और बाहर भी जाते थे, घूमते भी थे और अपने ऑफिस में भी आराम से जाते थे। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से जो ये सिलेक्टेड किलिंग्स का दौरा चल पड़ा है, इसमें कोई भी इंसान अपने आप को वहां महफूज नहीं कर सकता है। इन हालातों में इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को या जितने भी सिलेक्टेड टारगेट लोग वहां पे हैं, वो इस वातावरण में नहीं रह सकते। देखिए, जान है तो जहान है। अगर आपकी जिंदगी नहीं है उसके बाद वापस आएंगे आपके पास। आर के भट्ट साहब वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त ज़हूर रिजवी जो है विश्व से जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। जी ज़हूर, आप बताइए कि किस तरह का माहौल है इस वक्त, जमीनी सूरत हाल के बारे में बताइए। इस वक्त किस तरह के, मतलब कल जो एक वाक़ा हुआ उसके बाद में क्या माहौल है पूरे इलाके में?
शुक्रिया इरफान। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम वेसू माइग्रेंट कैंप में हैं जी। और बिल्कुल जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे वाक़ा एक बहुत बड़ा ट्रांजिट कैंप है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो एकोमोडेशन है वो यहाँ पे है। और मैं आपको बताऊं कि कल जो वाकया पेश आया कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में, जहाँ पे रजनी बाला की हत्या कर दी गई, बेईमाना उनका कत्ल किया गया, उसके फौरन बाद जो है ये यहाँ वेसू ट्रांजिट कैंप जो है ये पूरा उमड़ आया सड़कों पे, हाईवे पे। और उस के बाद जो है इनका एहतजाज मुसलसल जारी, हालांकि उससे पहले भी इनका एहतजाज जो था वो जारी था, लेकिन आज दोबारा जो है कल ये सड़कों पे आए, एक बार फिर हाईवे ब्लॉक करने की कोशिश की और आज फिर ये खीमाजन है। लेकिन आज चूंकि इन्हें जो है कहा गया कि ये अंदर ही एहतजाज कर, जो भी इनका ये है प्रोग्राम है वो अंदर ही उसको मुकम्मल करे, तय करें। तो फिलहाल अभी अंदर प्रोग्राम चल रहा है, खीमाजन है ये बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आपको बोलूं कि इरफान जो सिचुएशन है काफी टेंस है, क्योंकि कोई भी चेहरा जो है वो खुशी वहां पे पाई नहीं जाती है, उदास सारे चेहरे हैं। और कल जो वाकया दोबारा पेश आया उसके बाद जो है, जरूर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या जो भी जब भी एहतजाज के लिए ये लोग निकलते हैं क्या उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है? क्या उस वक्त भी सिक्योरिटी होती है? क्योंकि अब तो माहौल इस तरह से हो गया है, क्योंकि ये जो पिस्टल टेररिज्म या पिस्टल से या रिवॉल्वर से अब जो फायर किए जा रहे हैं या ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, इस पर अब नौबत आ गई है। तो इस तरह के माहौल में क्या इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जब भी एहतजाज के लिए बाहर आते हैं? बिल्कुल इरफान, अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, चूंकि वो पूरे हाईवे को ऑपरेट करती है काजीगुंड से वनपू तक, और पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का जहां तक ताल्लुक है बिल्कुल हमेशा उनका साथ रहता है। और बिल्कुल उसके चलते ही ये अपना एहतजाज जो है दर्ज करते हैं, क्योंकि पहले सिक्योरिटी जो है पूरी आरोपी लग जाती है हाईवे के दोनों अतराफ पे। और जब भी ये अपना मुनज़्ज़म एहतजाज करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त होते हैं। चूंकि इस वक्त हमारे साथ सनी रैना भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सनी, ये बताइए कि जब आप एहतजाज करते हैं तो सिक्योरिटी का क्या रहता है, या फिर पिछले दिनों से आपका जो ये एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम चल रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। और वेसू कैंप में चूंकि आज यहाँ पे टीचर्स फोरम के कुछ लोग भी आए हैं कुलगाम से, जो हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, 3 दिन पहले हम एलजी साहब से हमारा डेलीगेशन मिला था। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी, आईजी कश्मीर तक बैठे हुए थे। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज़ हैं वो काम पे लगी हुई हैं, वो आपको फुल सिक्योरिटी देंगे। लेकिन उनके वादे सिर्फ कागजों तक की लिमिट है। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि 3 दिन तक उनके वादे नहीं चले। आज हमारी बहन जो रजनी बाला है, उसको स्कूल में उसको गोलियों से बूंदा गया। आप इतनी बड़ी बातें करते हैं हम इंसानियत की, कश्मीरियत की, वो सब फेल है सर, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। आप देख सकते हैं एक टीचर को मारने का क्या फ़ायदा है, उससे क्या मोटो मिलेगा? उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमको उससे मार के हमें वो पूरी हो जाएगी? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से, हमारी होम मिनिस्ट्री से, पीएमओ ऑफिस से, सबसे एक ही डिमांड है, हमें यहाँ से शिफ्ट किया जाए। हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं, हम यहाँ फैमिलीज़ नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सिर्फ यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिलीज़ नहीं हैं। जो ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से पलायन करना है इतनी फैमिलीज़ को, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ यहाँ फैमिलीज़ हैं, 4500 एम्प्लॉयज़ हैं। हमें यहाँ से शिफ्ट कीजिए रिलीफ डिपार्टमेंट में जम्मू में, जो हमारा नोडल अफसर है। जब आपका नया रोड मैप बनेगा कश्मीरी पंडित को वापस बसाने का, उस टाइप आप प्रॉपर ब्लू प्रिंट में एक रोड मैप बनाइए, कैसे उनको बसाना है, आपको स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, अपने घरों में बसाना है, तब हम शाना बशाना फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे बलि का बकरा हम नहीं बनेंगे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं गेट हमारा बंद है, वहां पुलिस लगी हुई है, ना हमें बाहर जाने दे रहे हैं। उनको हमारी यहाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको। जरूर इस वक्त हमारे साथ जो है वो सुरेंद्र अमरदार, बीजेपी सीनियर लीडर, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो मैं इस वक्त जानना चाहूंगा आपसे, सुरेंद्र जी, हालात क्या हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर? अभी हालात बने हुए हैं, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। उनका ये कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें शिफ्ट किया जाए। सरकार ये कहती है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो हम ये कहें कि जो जम्मू कश्मीर में अभी बरसर इक़्तिदार भी है, जहाँ एलजी का रूल है और डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री का जहाँ पे कंट्रोल है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपको क्या लगता है
किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए, किस तरह के स्टेप्स उठाने की जरूरत है, ताकि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो कश्मीर वैली के अंदर अभी काम कर रहे हैं, जो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि वो बिना किसी खौफ के कश्मीर वैली के अंदर अपनी ड्यूटी अंजाम दे सके। अंबादार साहब, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2008 में जब ये पैकेज कंसीव की गई थी, ये पैकेज बेसिकली बहुत ही इल कंसीव्ड पैकेज थी। समाज के किसी भी वर्ग से, कश्मीरी पंडित के किसी भी वर्ग से कोई चर्चा नहीं हुई थी इस पैकेज के बारे में, जबकि सारी दुनिया जानती है कि 89-90 में वर्चुअली एक सिविलाइजेशन का मास एक्सोडस हुआ था। उस मास एक्सोडस के उसको न रिकॉग्नाइज करके, एक एथनिक क्लीजिंग को न रिकॉग्नाइज करके, एक पुशबैक थ्योरी जिसको ये पीएम पैकेज कहेंगे, पीएम पैकेज का जो कॉन्सीव किया गया था, और अनफॉर्चुनेटली बड़े सारे लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया और अनकंडीशनली फैसिलिटेट किया, और शायद अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में भी जो हमको देखने को मिल रहा था, ये बेसिकली उसी का फॉल आउट है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस प्रकार से इस पैकेज को हशप में कंसीव किया था और फिर एग्जीक्यूट किया, बेसिक फ्लॉ तो वहां है। आप ये कहते हैं कि इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं थी, गलत तरीके से किया गया था, लेकिन जब 3000 पोस्ट बाद में फिल की गई, जो रिसेंटली फिल की गई, वो पीएमडीपी प्रोग्राम के अंदर था। यानी मरकजी सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई कि जो 3000 पोस्ट पहले फिलअप किए गए थे, अब बाकी के जो 3000 हैं उनको फिलअप करना चाहिए। तो फिर उसमें तो आपकी सरकार भी तो शामिल है इस पैकेज के अंदर। आप कंप्लीट बात सुनिए, मेरी कंप्लीट बात सुनिए। पैकेज 6000 की थी, उसमें 2 कंपोनेंट्स थे। एक कंपोनेंट में कि उसका जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो स्टेट बियर करेगा, और दूसरा कंपोनेंट वो था कि जिसको यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल जो उसका कंपोनेंट था वो प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज में जो यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रोविजन था, यूनियन गवर्नमेंट को जो 3000 एम्प्लॉयज के लिए फाइनेंशियल बैकअप करना था, उसमें फाइनेंशियल बैकअप हुआ, मगर 1900 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर दी थी। एक तो जो स्टेट को 3000 लोगों के लिए फाइनेंशियली बैकअप करना था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने बैक ट्रैक किया। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उस समय जो हमारे पास आंकड़ा है कि सिर्फ आउट ऑफ 3000 पोस्ट्स जिसका फाइनेंशियल प्रोविजन था, उसमें भी 1900 लोगों को ही अपॉइंट किया गया। पहला काम ये था, उस समय ये सब जो एम्प्लॉयज थे वो ईगर थे, हालांकि हमने तब भी इनको समझाया था कि आपने डिलिब्रेट करना चाहिए था पहले सभी मुद्दों को लेकर, क्योंकि कश्मीर में अभी कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है और कंटिन्यूटी में वहाँ जो प्रॉक्सी वार है वो भी चल रहा है, और बड़े सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू कश्मीरी। आप ये कह रहे हैं कि उस समय सोचा समझा नहीं गया, वो अब माजी है, वो पास्ट। आज 6000 के करीब एम्प्लॉय जो हैं कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय पीएम पैकेज के तहत कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि उन्हें मुंतकिल किया जाए, कश्मीर वैली से बाहर कहीं ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहां उन्हें सिक्योरिटी का एहसास नहीं हो रहा। जिस तरह की किलिंग्स हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। तो आप क्या कहेंगे, क्या हम ये मान के चलें कि ये पैकेज ही गलत था, या हम ये माने कि आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है, किस तरह के स्टेप्स उठाने की जरूरत है, ताकि ये जो क्राइसिस है अभी उस पे कंट्रोल किया जा सके? अंबादार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना कि ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े सारे ऐसे ऑफिसर्स बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, कि जो किसी न किसी प्रकार से जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में एम्प्लॉयज एंगेज हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं से छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको रेस्टोर नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन सभी इश्यूज जो इनके हैं, जो एम्प्लॉयज के इशू है,
वो हमने हाईएस्ट लेवल पे सेंसिटाइज किया है सरकार को। और बाय एंड लार्ज अभी जो एम्प्लॉयज अनफॉर्चुनेटली जब राहुल भट्ट का की मार्टरडोम हुआ, उस पर भी जिस प्रकार से कश्मीर में जो हिंदू एम्प्लॉयज है, पंडित एम्प्लॉयज है, जो एजिटेट उन्होंने किया, वो तो बड़ा अप्रिशिएबल है। हम उनके इन कंसर्न्स को अप्रिशिएट भी करते हैं। और प्रश्न ये है कि मैं आर के भट्ट साहब के पास जाना चाहूंगा। आर के भट्ट, अंबादार साहब कहते हैं कि ये जो पैकेज था इसको अच्छी तरह से प्लान नहीं किया गया था। आज आप क्या कहेंगे, क्या ये जिस तरह से भी प्लान किया गया था, अब आगे का रास्ता क्या है, आगे कैसे चला जा सकता है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे जो परेशान हैं टारगेट किलिंग्स की वजह से, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार उतनी सीरियस है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, और क्या रास्ता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आगे अब आगे क्या, कैसे इससे निपटा जा सके? भट्ट साहब, देखिए, पहली बात ये तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इसमें क्या फ्लॉज रह चुके हैं पहले या क्या नहीं रहे। इनकी भी सरकार पिछले 8 साल से चल रही है। अगर पहले की सरकारों ने इसको वेट नहीं किया था, कम्युनिटी के साथ बाय एंड लार्ज डिस्कशन नहीं किया था, तो अभी ये इस पैकेज को रिलुक कर सकते थे 8 साल में, जो नहीं हो पाया। इस टाइम हमें आंकड़े गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3000 किसको देने थे, फंड कहां से आएगा। इस टाइम जो हम सब के लिए एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि सिलेक्टेड किलिंग्स को कैसे रोका जाए ताकि किसी की और हत्या ना हो जाए। इसके लिए मैं मानता हूं कि अभी के सरकारें बड़ा प्रयास कर रहे हैं। कश्मीर के जो बड़े दायरे की बात हम कर रहे हैं, धारा 370 खत्म करने, 35 या इंडस्ट्री वहां पे लगाने की, बहुत सारे बड़े बड़े प्रावधान हो रहे हैं भारत सरकार से, जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन हम इस सिचुएशन पे इस टाइम खड़े हैं कि जब तक वो सब हो रहा है तब तक पहले हमें अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए इस टाइम सबसे अच्छा उपाय है, जो एम्प्लॉइज की अपनी डिमांड है, कि इस टाइम उन परिस्थितियों में उसको न डालें कि किसी और की मृत्यु हमें देखनी पड़ेगी। आप तो कैंपस के अंदर सवेरे से उनको अंदर बिठा के रखे हैं, बाहर से आपने सिक्योरिटी रखी है, लेकिन कितनी माइनॉरिटीज है जिनके पास रहने की जगह भी नहीं हो, आउटसाइड कैंपस रह रहे हैं, उनको हर समय हर पहर ये डर रहता है कि पता नहीं वो इस टाइम कौन आए और मुझे मार गिराए। लिहाजा मेरी अपील है भारत सरकार से, अमरदार साहब जो कि हमारे एक लीडर भी हैं, मैं इनसे भी अपील करना चाहता हूं कि इस टाइम जान पे बनाई है, सबसे पहले हमने जान को बचाना है। और जान को बचाने के लिए आपके पास वही उपाय है कि इनको अभी अपने परिवारों में जाने दे दीजिए। जब आप सिक्योरिटी के सिनेरियो को और ठीक करते हैं, बेटर करते हैं, और कश्मीर के हालातों पर दोबारा आप काबू पाएंगे, हम शौक से दोबारा कश्मीर आएंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा है, कश्मीर की धरती हमारा है। हम एक पल भी अपनी धरती के बगैर नहीं रह सकते हैं। सब्जेक्ट क्या, आप उस किस्म का वातावरण वहां पे बनाएं। 10 साल से हमने किसी को ब्लेम नहीं किया, 10 साल से सब लोग काम कर रहे थे, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं आवा। उस टाइम ये बात भी नहीं चली कि इसको रिलुक करना चाहिए था पीएम पैकेज को। उस टाइम ये बात भी नहीं चली थी कि किस सरकार या किस सरकार का काम नहीं था। क्योंकि सिचुएशन ऐसी टर्न अप हो गई है पिछले साल 1.5 साल से, जब तक उन लोगों का भी आप खात्मा नहीं कर रहे हैं जैसा आप करते आ रहे हैं, तब तक आप कम से कम हमें चैन से रहने दे दीजिए, हमें अपने परिवार के भीतर आने दे दीजिए। हालात फिर साझागार होंगे, हम यही भगवान से भी प्रार्थना करेंगे। आर के भट्ट साहब, मैं सुरेंद्र अंबरदार जी से एक सवाल करना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा बीच में। सुरेंद्र अंबरदार जी, क्या इस वक्त जो चंद हजार वहां पर माइग्रेंट मुलाजमीन हैं, आप उनको सिक्योरिटी देने में नाकाम साबित नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली टारगेट किलिंग हो रही है, तो आम शहरी का क्या हाल होगा जम्मू कश्मीर में? तो इस पर आप क्या हिकमत अमली है बीजेपी की? क्या मुझे लगता है तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जो पॉलिसी है वो फेल नजर आ रही है? पहले मेरी बात सुनिए आप, हम एक परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन ना खड़ा करें। एक दूसरा कि ये जजमेंटल भी ना हो कि हम उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करें। ठीक है, विषय क्या है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर एक से पिछले 30 साल से 32 साल से सफर कर रहा है। हम सबको मालूम है कि प्रॉक्सी वार चल रहा है। बिल्कुल, जो यहां आता है या उसको मालूम नहीं है तब अलग बात है। सबको मालूम है कि यहाँ जो काम करेगा, यहाँ वल्नरेबिलिटीज बड़ी है, यहाँ चैलेंजेस बड़े हैं। फिर इनके जो कंसर्न्स हैं, 1 से लेकर लगभग 99% कंसर्न्स जो हैं वो हमने भी डेलिब्रेट किए हैं, सरकार से भी किए। और बड़ी खुशी की बात है, जो
ये एम्प्लॉयज एजिटेट कर रहे थे, तो ऑनरेबल एलजी साहब के साथ भी इनकी मुलाकात हो गई है और अच्छी तरह बात हो गई है इस विषय को लेकर के। एक सर एलजी सरकार, एलजी इंतजामिया और एलजी को ही दोष न दीजिए ना, वो तो अपना काम बखूबी करें, मरकज को भी तो करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जेर इंतजाम तो मरकज के हैं जम्मू कश्मीर। आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि मरकज भी एलजी साहब के थ्रू ही करेगा और एलजी भी मरकज के थ्रू ही करेगा। इसलिए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट इन प्लेस है दैट इज बीइंग हेडेड बाय ऑनरेबल एलजी साहब, जो भी प्रोसेस होगा। लेकिन सारा बोझ तो उन्हीं के कंधों पे है ना सर। एलजी साहब उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में इनके जो कोर डिमांड है उस पर भी वो डिलिब्रेट करेंगे। हमने जो समझना है, हमने ये समझना है कि जो इनके वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दो बातें सुनिए जी, जल्दी 30 सेकंड में रखिए। एक तो ट्रांसफर पॉलिसी और इनके प्रमोशन पॉलिसी को लेकर हमने, जब हम ऑनरेबल एलजी साहब के पास गए थे, वो अब 100% पाइपलाइन में है। जो इनका रिलोकेशन का डिमांड है वो हमारा मैंडेट नहीं है और इसीलिए एलजी साहब ने इनको सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बहुत कमी है, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जेके खास में जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर अवाम की आवाज जेके खास में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।